वेलकम टू केवीआर लर्निंग प्लेटफॉर्म। और मैं देवेंद्र कुमार आपके लिए आज फिर से एक नए टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आ गया हूँ। ठीक है, आज जैसा कि पता है कि हमारा जो लास्ट क्लास जो हुआ था, लास्ट सेशन में मैंने वर्क एनर्जी पावर यानी कि कार्य ऊर्जा शक्ति पे मैंने बात की थी, है ना। वो चैप्टर को मैंने फिनिश कर दिया था। आज हम लोग बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण पे बात करेंगे। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से कार्य करता है ना। उसके नियमों के बारे में पढ़ेंगे, उसकी और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आज का सेशन हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो होने वाला है गुरुत्वाकर्षण। वो कौन सा होने वाला है? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, हम गुरुत्वाकर्षण पे बात करेंगे यहाँ पे। गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन पे आज चर्चा होगी हमारी। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ग्रेविटेशन होता क्या है। ठीक है, और ग्रेविटेशनल को हमें पढ़ना क्यों आवश्यक है, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में जहां तक सबको पता है, आप लोग सभी जानते होंगे कि गुरुत्वाकर्षण जो होता है किसी भी दो वस्तुओं के बीच लगे आकर्षण बल को कहा जाता है। ठीक है, ये आपका जो है न्यूटन ने ही दे रखा था इस चीज को, है ना। इस नियम को जो है, इस स्टेटमेंट को जो है न्यूटन ने ही सबसे पहले बताया था कि जो गुरुत्वाकर्षण होता है ब्रह्मांड की किसी भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का मतलब ही होता है आकर्षित करना। ठीक है, ग्रेविटेशन का मतलब ही होता है आकर्षण करना। ठीक है, तो जब कोई भी एक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करता है तो वो गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। और ये हमेशा होता है, ब्रह्मांड की हर दो वस्तुओं के बीच ऐसा होता रहता है। ठीक है, बस फर्क ये होता है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज्यादा वीक यानी कमजोर होने की वजह से ये हमें फील नहीं होता है, ये हमें दिखाई नहीं पड़ता है कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या। अब जैसे मैं यहाँ पे हूं, तो मैं हूं और ये है बोर्ड है, तो ये हम दोनों एक दूसरे को गुरुत्व यानी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, जैसे इसको कहते हैं तब ना आकर्षण है, तभी तो कहते हैं कि हाँ भाई आज ग्रीन पैनल लगा दो, ग्रीन पैनल पे पढ़ाएंगे, या फिर आज का व्हाइट पैनल रहने दो तो व्हाइट पैनल पे पढ़ाएंगे। ये क्या है? एक तरह का आकर्षण है ना। ये हमें अपनी ओर खींच रहा है कि आप मुझे पढ़ाओ। पहले के समय में क्या होता था, गुरुत्वाकर्षण का एक बहुत अच्छा हम लोग इसको देख सकते हैं। जैसे पहले के समय में क्या होता था, लोग चौक और ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया करते थे, है ना। पहले होता था कि भाई इसी पे पढ़ाते थे, जो भी पहले स्लेट वगैरह पे लिखते थे, है ना। तो धीरे धीरे बच्चे जब होते हैं, जब बच्चे को देखो कि स्लेट पेंसिल पे लिख रहा है, जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो कॉपी कलम के तरफ उसका आकर्षण बढ़ता है ना। यानी कि उसको वो खींचता है अपनी ओर कि नहीं हम भी पेन कॉपी पर लिखें, है ना। पहले पेंसिल से आता है कि भाई कॉपी और पेंसिल से लिखेंगे, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, पेन पे आ जाता है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर पेज पे आ जाता है ना। बच्चा सब पेज लेता है, बनाता है, खत्म करता है। बट जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसके जो ये आकर्षण वाले जो गुण हैं वो बढ़ते जाते हैं, चाहे वो किसी भी वस्तु का भी बढ़ता चला जाता है। पहले लोग होते थे स्कूल में जाते थे चटाई बिछा के बैठ जाते थे, है ना। फिर धीरे धीरे हुआ कि नहीं चटाई पर नहीं बैठना, बेंच लगा दो, तो भाई बेंच लगा दिया जाता था, बैठ जाते थे। फिर धीरे धीरे और एडवांस हुआ कॉलेजेस वगैरह में, तो सब बच्चे को, सब स्टूडेंट सबको एक एक पर्सनल टेबल चेयर दिया गया, है ना। कि भाई इस तरीके से तो क्या हुआ, मॉडिफिकेशन, है ना। मॉडिफिकेशन जो होता है वो क्या होता है, एक तरह से आकर्षण का काम करता है। जितना बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, आप लोग भी कहीं भी जाते हो, क्लास लेने जाते हो, कहीं भी कोचिंग जाते हो, तो क्या होता है, जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है आप उस कोचिंग के तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो कि नहीं ये बहुत अच्छा कोचिंग होगा, इसका इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके प्रोफेसर भी टीचर भी होंगे जो कि बहुत अच्छे होंगे, ये सारी चीजें। तो आकर्षण जो होता है ब्रह्मांड की किसी भी दो वस्तुओं के बीच लग सकता है ना। किसी भी दो वस्तुओं के बीच लगता है, बस यही होता है कि वो आकर्षण जो होता है, वो आकर्षण बल, जो गुरुत्वाकर्षण जिसको कहते हैं, वो जो आकर्षण बल होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है। वो इसलिए कि चारों जो आपके फंडामेंटल है यानी कि जो आधारी बल है, यानी ब्रह्मांड को संभालने वाले जो चार मुख्य बल हैं, उन सब में से
ये चौथा बल है और बहुत ही कमजोर है। तो हम इसकी थोड़ी बात करते हैं। जैसा कि हम बताए थे कि जो बल है वो चार मुख्य बल कौन कौन है। तो हमने इसके बारे में बात की थी कि जो चार मुख्य बल होते हैं, एक होता है विद्युत चुंबकीय बल, जिसको हम बताए थे विद्युत चुंबकीय बल होता है एक पहला। ब्रह्मांड में ये भी बल एग्जिस्ट करता है, चुंबकीय बल। ठीक है, ये हो गया। दूसरा हमारे पास हो जाता है कौन सा? दूसरा हमारे पास हो जाता है काफी ज्यादा यानी कि स्ट्रॉन्ग, है ना, यानी काफी ताकतवर। ठीक है, विद्युत बल न्यूक्लियर, यानी कि आप उसको क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस बल कह सकते हैं, यानी कि काफी यानी ताकतवर लिखिए ना समझने के लिए, है ना। स्ट्रॉन्ग का मतलब ताकतवर होता है, ताकतवर न्यूक्लियर, न्यूक्लियस ना, न्यूक्लियस बल, है ना, न्यूक्लियस बल, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, है ना, या न्यूक्लियस बल कहते हैं। थर्ड में क्या होता है, कमजोर होता है ना। और भी इसके पर्यायवाची हो सकते हैं, ये ऐसा नहीं है, और भी इसके पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, मैं यही यूज कर रहा हूं, न्यूक्लियस बल। और चौथा आपके पास क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, ये चार मुख्य बल होते हैं आपके, है ना। विद्युत चुंबकीय बल, ताकतवर न्यूक्लियस बल, कमजोर न्यूक्लियस बल, गुरुत्व। और भी इसके आपके जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, है ना, इसको प्रबल भी बोल सकते हैं, और भी पर्यायवाची हो सकते हैं, ताकतवर का और भी हो सकता है, जैसे प्रबल न्यूक्लियर बल हो सकता है। तो और भी पर्यायवाची हो सकते हैं, आपको समझाने के लिए मैंने इतना लिखा है। तो चार, ये चार ही तरह के जो है ब्रह्मांड के क्या है, बल हैं, जो कि ब्रह्मांड को संभाले हुए, पूरे यूनिवर्स को संभाले हुए, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो चौथे नंबर पे आता है। और बाकी के इन तीनों से बहुत छोटा, बहुत वीक, बहुत 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 वीक होता है। ठीक है, इसीलिए वो दिखाई नहीं पड़ता है। इसका अंदाजा हमें मिलेगा जब हम लोग इसकी बात जब करेंगे हम लोग, कब, जब गुरुत्वाकर्षण में हम आगे जब बढ़ेंगे तब पता चलेगा कि आखिर क्यों नहीं हमें इसके बारे में पता चलता है कि गुरुत्वाकर्षण बल भी दुनिया में है, ब्रह्मांड में एग्जिस्ट जो कर रहा है, वो दिखाई ही क्यों नहीं पड़ता है। जबकि बोला जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है किसी भी दो वस्तुओं के बीच लगता है। ठीक है, तो चलिए इतना हो, सब कुछ होने के बाद आज अभी पहली बार पहले हम इसका क्या लिख लेते हैं, पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, है ना, गुरुत्वाकर्षण की। तो गुरुत्वाकर्षण की जो परिभाषा है, तो गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा लिखते हैं, ठीक है, यह किसी भी दो वस्तुओं के बीच बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं। आकर्षण बल को कहते हैं, ठीक है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण हो गया किसी भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं। ठीक है, अब इसका इंग्लिश भी हम लोग लिख लेते हैं, ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशन, देखिए स्पेलिंग जो है मिस्टेक हो रहा है, ग्रेविटेशन, है ना।
तो ग्रेविटेशन किसको कहते हैं, तो ये लिखना है, इट इज अ अट्रैक्टिव फोर्स फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी कि यह एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि दो वस्तुओं के बीच लगता है। ठीक है, अब ये जो हमने पढ़ा कि ये जो एक आकर्षण बल है जो दो वस्तुओं के बीच लगता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी यानी इसके कुछ गुण होते हैं। ये गुण कहने का मतलब आप इसको गुण नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं कि ये डिपेंड करता है कुछ बातों पर, कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ये निर्भर करता है ना। तो कुछ महत्वपूर्ण बातों पर जो ये निर्भर करता है, आइए आज हम उसकी तरफ भी बात को देखते हैं, है ना। यानी कि गुरुत्वाकर्षण की निर्भरता, गुरुत्वाकर्षण की निर्भरता, है ना, यानी कि डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, डिपेंडेंसी ऑफ ग्रेविटेशन, इसकी बात हम लोग अब करेंगे। तो देखिए, पहला जो होता है गुरुत्वाकर्षण जो है ना, ये निर्भर किन किन बातों पे करता है, वो सारी चीजों को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो लिखते हैं, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण किसी भी दो वस्तुओं के बीच लगे आकर्षण बल लगे आकर्षण बल सीधा समानुपाती होता है, सीधा सीधा समानुपाती समानुपाती होता है, होता है उन दो वस्तुओं के, उन दो वस्तुओं के द्रव्यमान मान के गुणनफल के। ठीक है, यानी गुरुत्वाकर्षण किसी दो वस्तुओं के बीच लगे आकर्षण बल सीधा समानुपाती होता है उन दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल। यानी सीधी सी बात है कि पहली बात तो कि ये हमने लिख दिया। ठीक है, इसी को हम लोग जो है आगे और भी अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे मान लिया जाए हम इसको कह सकते हैं कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे क्या, पहला जो है लिखना अगर हो, है ना, कि गुरुत्वाकर्षण बल,
है ना, क्योंकि अब तो हम जान चुके हैं कि गुरुत्वाकर्षण जो है एक आकर्षण बल है ना। तो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगे गुरुत्वाकर्षण बल भी डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं, हमको ये पता है। तो हम लिख सकते हैं क्या इसको जो है, और दूसरा है ना, पहला हमने ये लिख लिए, हम दूसरा हमने लिखा नहीं, ठीक है। दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के होता है, सीधा समानुपाती होता है, आकर्षण बल सीधा समानुपाती होता है उन दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल को, है ना। दूसरा इसी को कहा जाता है कि उन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी पर भी इसकी निर्भरता होती है, ठीक है। अभी निर्भरता बता रहे हैं, अभी और कुछ हम नहीं बता रहे हैं, है ना। यानी गुरुत्वाकर्षण दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। ठीक है, यानी गुरुत्वाकर्षण जो होता है दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, ये दूसरा इसका नियम है, ठीक है। मतलब निर्भरता है इसकी, यानी कि दूरी पर भी यह निर्भर करेगा, ठीक है। अब हम इसकी जब बात करेंगे, इसी निर्भरता को जो है न्यूटन ने जो है नियम के तौर पे देखा, है ना। इसी निर्भरता को जो है न्यूटन ने जो है ना अपना नियम बनाने में काम लाया, है ना। यानी नियम बनाने में क्या उन्होंने काम लिया इसका, कि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को उन्होंने दे दिया, ठीक है। जिसको कि गुरुत्वाकर्षण क्या सार्वत्रिक नियम बोला जाता है। यानी न्यूटन ने जो है एक नियम प्रतिपादित किया, है ना। एक नहीं बल्कि दो दो नियम प्रतिपादित किया उन्होंने, है ना। जिसमें कि एक नियम जो था आपका वो कहता था क्या, और दूसरा नियम क्या कहता था, उन सारी बातों पे हम आज फिर डिस्कशन करेंगे अभी, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे तो हम इसको लिखते हैं क्या, इसको लिखते हैं दूसरा पॉइंट जो हमारा है, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। समझ में बात आ गई, यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। इस निर्भरता को जो हमने पीछे निर्भरता देखी कि द्रव्यमान पे निर्भर करता है, दूसरा दूरी पर निर्भर करता है, तो अब इसको हम लोग नियम के तौर पे देखते हैं और नियम इसका लिखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो पहला नियम ये कहता है किसी भी दो वस्तुओं के बीच लगे लगा गुरुत्वाकर्षण बल, लगा गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान
के गुणनफल गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, यानी किसी भी दो वस्तुओं के बीच लगा गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। ये पहला नियम कहता है। हम इसका पहले इंग्लिश लिख लेते हैं, है ना। द ग्रेविटेशनल फोर्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स between two objects is directly proportional directly proportional to the product of their masses। ठीक है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, किसी भी दो वस्तुओं के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होता है उसके द्रव्यमान के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है, जिसको कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका हो गया, ये पहला नियम है। ठीक है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानो, पहला नियम है तो। ठीक है, दूसरा नियम इसके क्या है, किसी भी दो वस्तुओं के बीच लगा गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल उन दो वस्तुओं वस्तुओं के बीच की दूरी बीच की दूरी का बीच की दूरी का वर्ग होता है। समझ में बात आ गई यहाँ पे, यानी कि दूसरा नियम जो कहता है किसी भी दो वस्तुओं के बीच लगा गुरुत्वाकर्षण बल उन दो वस्तुओं के बीच की दूरी का वर्ग होता है। समझ में बात आ गई यहाँ पे, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अब हम इसका इंग्लिश भी लिख लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स
ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स between two objects is inversely proportional proportional है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस ऑफ देयर डिस्टेंस। समझ में बात आ गई? यानी कि अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण का दूसरा नियम है, और इसको हम लोग लिखते हैं कैसे, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। समझ गया? ये चीज हम लोग इसको लिखते हैं। क्लियर है बातें? समझ में आ रही हैं सारी चीजें? चलो अब आगे की बात। अब इन दोनों ही इक्वेशन को मिलाइए, तो F इज इक्वल टू आपका मिल जाएगा क्या, कैपिटल जी, चाहे पहले प्रोपोर्शनल हो जाएगा M1 इंटू M2 अपॉन में आर स्क्वायर, यानी कि ये जो है आपका पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो अभी भी न्यूटन का दिया हुआ ये रूल पूरा कंप्लीट नहीं था, क्योंकि इसमें कोई एक अनसर्टेन जी आ गया था, कैपिटल जी। ठीक है, जो कि क्या करता है, आपको उसमें प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना पड़ता है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनैलिटी को कैसे हटाएंगे, तो जी लगा के, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल जी M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना। जहां जी जो है जहां जी एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, नियतांक। ठीक है, समझ में बात आ रही है यहाँ पे? ये आपका नियतांक, जिसका मान क्या होता है, जिसका मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है ना, न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। समझ गए बात को? ये चीज होता है आपका जी का। अब यहां से हम लोग पता करेंगे कि आखिर गुरुत्वाकर्षण बल क्यों वीक होता है। ठीक, समझ में बात आ रही है ये चीज? तो इसको कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण के नियम को हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से भी जानते हैं हम इसको, है कि नहीं बात यहाँ पे? अब जो बेसिक बात होगी हमारी कि इसमें कैपिटल जी जो है वो स्थिरांक है ना, कैपिटल जी जो है वो क्या है, स्थिरांक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बिकॉज क्योंकि कैपिटल जी एक
नियतांक है तो उसकी बीमा तो उसकी बीमा है ना, कैपिटल जी की बीमा लिख देनी है तो लिख दीजिए। न्यूटन का क्या लिखते हैं, इसका एम, इसका हो जाएगा स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एम का पावर -2 -1, ठीक है, एल का पावर हो जाएगा 3 और टी का पावर हो जाएगा -2। ये इसकी बीमा हो जाएगी। समझ गए बात को। और यह एक स्केलर क्वांटिटी है ना, ये एक, ये जो है आपका क्या है, स्केलर, क्योंकि इसका वैल्यू है ना, तो ये इसका क्या है, स्केलर क्वांटिटी। समझ में बात आ रही है यहाँ पे। तो यहां से जो आपका आ रहा है, ये क्या आ रहा है, जी का मान, ये आपका क्या आ रहा है, जी का मान आ रहा है, ठीक है, कैपिटल जी का मान, डायमेंशन यानी वी माइस की, और ये मान है इसका, ठीक है, ये वी मान देख लीजिए ना, निकालने के लिए क्या दे रखा है, कितना हो सकता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा के जी स्क्वायर, यही है ना। न्यूटन का क्या लिखते हैं, M L T-2 लिखते हैं, और इधर मीटर स्क्वायर है तो इधर भी L2 लिखिएगा, और नीचे M का पावर 2 लिखिएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो आपका बच जाएगा कितना, M का पावर -1, इधर L का पावर 3 और T का पावर माइनस, आ गया ना, वही जो हमने लिखा था वही चीज आ गया यहाँ पे। है कि नहीं बात, यहाँ पे समझ में बात आ रही है सबको। चलिए अब यहाँ पे जो है, अब हम लोग बात करते हैं कुछ और चीजों, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, चारों ही बलों में सबसे कमजोर बल ही क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो है मान जो आप देख रहे हैं वो कितना ये दे रहा है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर का। अगर सपोज करो आप यहीं पे सोच लो कि अगर हम मान लो कि 1 kg का कोई एक वस्तु लेते हैं और दूसरा वस्तु भी 1 kg का लेते हैं, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर रख देते हैं, ठीक है, अब दोनों रखा गया हमारा, अब हमको निकालना है फोर्स, तो फोर्स निकाल लेंगे तो कैपिटल जी का मान हमें पता है कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर हो जाता है, ठीक, ये तो पता है। बाद बाकी मास है ना, के जी स्क्वायर, तो गुना कितना हो जाएगा, अब इसको क्या कीजिएगा, गुना में आपका जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर हो जाएगा, यानी पर, यानी कि डिवाइडेड बाय के जी स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं, बॉय नीचे है ना। हाँ, समझ में बात आ रही है हमारे पास, तो नीचे है, क्योंकि अच्छा वो तो हम लिख ही दिए, तब दोबारा हम क्यों लिख रहे हैं, इतना हो ही गया है। अब देखिए यहाँ से, अब न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है, M L T-2, है ना, क्योंकि हम लिखना क्या चाह रहे हैं और हो क्या रहा है, डायमेंशन तो लिख ही दिए ना हम, तो हमें तो और आगे काम करना है ना। अब क्या करना है, मास हमारे पास कितना है, 1 1 kg का है, 1 × 1 kg का, और डिस्टेंस भी कितना है, 1 मीटर का, है ना, तो यहाँ पे केजी हो जाएगा, ये केजी मास हो जाएगा, और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर होता है, ये से ये काटो, ये से ये काटो, बचा क्या तुम्हारा, एफ इज इक्वल टू क्या बचा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन का, बचा कि नहीं, यानी कि जब 1 kg का कोई वस्तु लेते हैं तो 1 kg के वस्तु पर जो होता है, अगर कोई 1 kg का दो वस्तु है तो उस पर जो लगने वाला बल है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन का लगने वाला है, जो कि बहुत ही कमजोर है, ये तो हमें दिखाई देगा ही नहीं। इसीलिए जो है कहा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है पूरे ब्रह्मांड में सबसे वीक फोर्सेस में माना जाता है। समझ गए बात। अब आगे की बात हम लोग करते हैं। आगे की बात में क्या करेंगे हम लोग, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम हो चुका है ना, और इसमें जो है हम ये पढ़ चुके हैं कि इसको क्यों वीक बोला जाता है। अब इसके आगे की बात,
गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो आपका, इसमें हम लोग बात करेंगे अब ग्रहों की चाल पर, है ना। यानी कि अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा केपलर्स के नियम। केपलर के नियम, ठीक है। यानी कि इसको बोला जाता है लॉ, है ना, लॉ ऑफ केपलर। केपलर के नियम के, यानी ये इसको आप पूरा लिख लीजिए। एक काम करते हैं, रुकिए हम पूरा लिख देते हैं, इसमें पूरा लिखते हैं ना, ग्रहों के लिए केपलर के नियम। केपलर के नियम, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, यानी केपलर्स के प्लैनेटरी मोशन पढ़ने हैं हमें, है ना, ग्रहों के नियम के बारे में पढ़ना है। बात समझ में आ रही है सबको? अब हमारे लिए यहाँ पे क्या है कि ग्रहों के लिए भी जो है केपलर्स ने कुछ नियम दिए। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अभी से लगभग, है ना, 16वीं शताब्दी में, यानी कि 16th सेंचुरी में चलते हैं। 16th सेंचुरी में, है ना, 16th सेंचुरी में, शताब्दी में, है ना, शताब्दी, 16th शताब्दी में जो थे एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था कॉपरनिकस। कॉपरनिकस, ठीक है। ये उससे भी पहले अगर चले जाइए तो होता क्या था, जैसे 14वीं 15वीं शताब्दी की बात करें, 14th to 15th सेंचुरी की बात अगर करें, ठीक है, अगर हम इस सेंचुरी की बात करें, तो उस समय लोगों के बीच ये भ्रांतियां फैली हुई थी, ये मान्यता फैली हुई थी कि जो हमारा सूरज है ना, ठीक है, ये जो हमने बनाया है, ठीक है, ये जो हमने बनाया, एक पाथ बनाया, पाराबोला पाथ जो बनाया हमने, इसमें बोला ये गया था कि जो आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी सेंटर में है। ये हम बात कर रहे हैं 14 15 सेंचुरी की, ठीक है। पृथ्वी आपका जो है यहाँ पर आपका जो है वो क्या है, सेंटर में है, ठीक है, रुका हुआ है, ये पृथ्वी है, काला जैसा ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, पृथ्वी है। समझ गए बात को? ये आपकी पृथ्वी है। अब इस, ये जो आपकी पृथ्वी है ना, इसके चारों ओर जो है ये सन चक्कर लगा रहा है, ये है सन, और ये है अर्थ, यानी सूर्य एवं धरती, ठीक है। ये तो अब क्या है कि 14 15वीं शताब्दी में क्या है, लोगों के बीच ये मान्यता थी कि धरती जो है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि दिन और रात आज से होना शुरू हुआ है, कुछ साल पहले से होना शुरू हुआ है या कुछ 100 वर्षों पहले से शुरू हुआ है, ऐसा तो है नहीं। ब्रह्मांड जब से बना है, पृथ्वी जब से बनी है, तब से दिन और रात होते आए हैं। तो उस समय लोगों के बीच की मान्यता ये थी कि पृथ्वी हमारा जो है सेंटर पे यानी केंद्र में है, और सूरज जो है इसके चारों तरफ क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। बात समझ में आ रही है यहाँ पे, ये चीज है। अब यहां से क्या हुआ कि बहुत दिनों तक ये मान्यता चलती रही। उसके बाद 16वीं शताब्दी में आए आपके कॉपरनिकस साहब, ठीक है। कौन आए? कॉपरनिकस साहब आए, ठीक है। इनका कहना था, क्योंकि उस समय जो थे गैलीलियो ने जो है आपका जो है
टेलीस्कोप की भी खोज हो चुकी थी, है ना। तो उन्होंने पूरी तरीके से जब इसकी स्टडी की, है ना, तो कॉपरनिकस ने पाया कि ऐसा तो है ही नहीं, है ना, ऐसा नहीं है, बल्कि जो है आपका जो होता है सूर्य, सूर्य जो है वही केंद्र में रहता है, यानी ये सूर्य है ना, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। ये किसने बताया? ये कॉपरनिकस ने बताया। ठीक है, तो कॉपरनिकस के दो थ्योरी समझ में आए सामने। पहला, पहले उससे पहले की थ्योरी क्या चलती थी? इससे पहले की थ्योरी चलती थी, यानी कि 14th-15th सेंचुरी में जियो सेंट्रिक थ्योरी, यानी भूकेंद्रीय, केंद्रीय, केंद्रीय नियम, भूकेंद्रीय नियम, यानी कि जियो सेंट्रल थ्योरी, जियो सेंट्रिक थ्योरी। ये उसके बाद जो है आपके जब कॉपरनिकस आए तो इन्होंने दिया, है ना, क्या दिया? सौर्य केंद्र, सौर केंद्रीय नियम। ठीक है, इसको बोला गया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, ये कॉपरनिकस का दिया गया, बात समझ में आ गई। इस तरीके से जो है आपका जो है ये पता चला, ये कंफ्यूजन दूर हुआ कि पृथ्वी सेंटर में है या फिर सूरज सेंटर में है, कौन सेंटर में, ये आपको कॉपरनिकस ने बताया। कॉपरनिकस के ही स्टूडेंट थे जिनका नाम था जोहान्स केपलर, जोहान्स केपलर, इन्हीं का नाम था जोहान्स केपलर। उन्होंने जो है वो इन्हीं के असिस्टेंट थे, कॉपरनिकस के ही वो जो थे असिस्टेंट थे। और चूंकि कॉपरनिकस की मृत्यु हो गई थी, है ना, आपकी जो है 16th सेंचुरी के एंड में, तब फिर आए 17th सेंचुरी में ये, है ना, ऐसे तो थे ही, लेकिन शुरुआत जो हुई ये आए लास्ट ऑफ 17th सेंचुरी। ठीक है, उसके बाद जो है इन्होंने अपना नियम दिया, लास्ट नहीं फर्स्ट बोलेंगे, सब बोलेंगे कि सर लास्ट में ये आया तो फिर इनके 16वीं शताब्दी में ये कैसे, कितना दिन जी गए ये। जोहान्स केपलर जो थे 16th सेंचुरी के एंड ऑफ 17th सेंचुरी के मध्य बीच तक, है ना, उन्होंने जो है कॉपरनिकस के बताए गए नियमों का पालन किया। ठीक है, और उन्होंने जो है अपनी थ्योरी निकाली, जिसका कि नाम दिया गया ग्रहों के लिए केपलर के नियम, यानी केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो ये जोहान्स केपलर का दिया हुआ था, है ना। जोहान्स केपलर के ही आ, नियम को जो है ना, नियम को लेते हुए न्यूटन ने अपना भी गति का अपना भी नियम दिया था गुरुत्वाकर्षण का, है ना। वो हम बताएंगे यहाँ पे आगे जब बढ़ेंगे तो हम बताएंगे इन सारी चीजों के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। तो नियम क्या था, इस चीज को हम लोग देखते हैं। पहला नियम, है ना, नियम क्या था उस चीज को देखा जाता है। पहला नियम क्या था उस चीज को हम लोग देखते हैं, है ना। पहला नियम क्या था उस चीज को हम लोग देखते हैं, है ना। एक ही कलर से लिखते लिखते मन उब गया है, नहीं, दूसरा कलर ले लेते हैं, क्या सही रहेगा ना भाई? ब्लू जो है एकदम डार्क कर दो, डार्क कर दो एकदम, है ना। चलो ठीक है, ये तो ब्लू में ले लिया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे नियम क्या कहता है उस चीज को हम लोग देखते हैं। पहला नियम ये कहता है केपलर का कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चारों ओर है ना परवलयाकार परवलयाकार पथ पर घूम रहे हैं, है ना। यानी कि सभी ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों ओर परवलयाकार पथ पर क्या होते हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, ये उनका पहला नियम था। इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसका? ऑल द प्लैनेट्स आर मूव्ड अराउंड द सन एट parabolic path एट parabolic path। ठीक है, ये पहला नियम उनका हो गया। ठीक है, कि सभी जो ग्रह हैं वो क्या होते हैं, परवलयाकार यानी पाराबोलिक पाथ पर घूम रहे हैं। समझ गए बात को? ये चीज। दूसरा नियम उनका क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि सभी ग्रह परवलयाकार कार पथ पर घूमते हुए बराबर 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 क्षेत्र, है ना, कवर करते हुए, यानी बराबर बराबर क्षेत्र को क्या करते हुए, स्वेप्ट करते हुए, है ना, ये करते हुए जा रहे हैं, है ना। बराबर बराबर क्षेत्र बनाते हुए बनाते हुए लगातार, है ना, बनाते हुए लगातार घूमते रहते हैं। ठीक है, यानी कि सभी ग्रह परवलयाकार पथ पर घूमते हुए बराबर बराबर क्षेत्र बनाते हुए लगातार घूमते रहते हैं, है ना। यानी लगातार जो है या घूमते लगातार सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, ये लिख लीजिए। लगातार सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, लगातार लगाते रहते हैं, यानी कि हम यहां से कह सकते हैं ऑल द प्लैनेट्स मूव एट parabolic path to sweep
इक्वल एरिया एरिया अराउंड दिस सन, अराउंड दी सन। ठीक है, यानी कि सभी ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों ओर बराबर बराबर क्षेत्रफल को क्या करते हैं, स्वेप्ट करते हैं, यानी लगातार बनाते हुए आगे सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। ये दूसरा नियम कहता है। तीसरा नियम और मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम ये कहता है, क्या होता है कि तीसरा नियम कहता है ग्रहों को ग्रहों को सूर्य का एक चक्कर लगा एक चक्कर लगाने में लगा समय का घन ठीक है, समय का घन सूर्य और लगा समय का घन सूर्य और ग्रहों के बीच की दूरी के वर्ग का सीधा समानुपाती होता है। सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, ये आपका होता है क्या केपलर्स का ये थर्ड लॉ होता है। बात समझ में आ रही है सबको? इसमें आपका जो है क्या कहता है, ये जो आपका कह रहा है जो हमने बताया, ठीक है, यानी कि जो आपका रहता है क्या कि दूरी है ना, चलिए, तो ये सारी चीजें हैं, यानी ग्रहों को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगा समय का, यहाँ पे घन नहीं होगा बाबू, यहाँ वर्ग कर दीजिए, ये घन लिखा गया है ना, इसको ऐसे कीजिएगा, लगाने में लगा समय का वर्ग, ठीक है, सूर्य और ग्रहों के बीच की दूरी के घन, ये होगा घन, घन का सीधा समानुपाती, यानी कि जो टी स्क्वायर होता है आपका, ये आर क्यूब के ये होता है, या स्मॉल आर लिख दीजिए, ये इसके जो है आपका वो क्या होता है, समानुपाती होता है, जिसको कि हम बाद में जो है इसको लिखते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यू, के कोई कांस्टेंट है ना, ये हम इसमें लगा देते हैं। समझ गए बात को यहाँ पर, है ना, यानी कि इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो सीधा लिखेंगे टाइम पीरियड, इसको पूरा लिखिए, इसको लिखिएगा स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड is directly proportional to the cube of distance, cube of distance। समझ गए बात? तो ये आपके केपलर्स के तीन नियम होते हैं। समझ गए बात को? कोई दिक्कत वाली बात यहां तक? तो नियम ये आपको तीनों दिए गए हैं, ये गुरुत्वाकर्षण में ही आपको पढ़ने, ठीक है।
तो आप लोग के लिए ये चीजें हैं। तो आज के लिए हमारे पास जो टॉपिक है ना, आज के लिए ये टॉपिक हमारे पास यहीं रहने देते हैं, है ना। इसके आगे की बात हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तब हम लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के लिए भी कुछ चीजें बचा करके रखनी चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।